जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से पाकिस्तान के पास एक डिग्री है, आईटी यूएस की डिग्री, यानी इसकी टोपी उसके सर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान कर रहा है खेल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। मुनीर ने ट्रंप को लकड़ी के बॉक्स में बंद एक खजाना भेंट किया। जब यह बॉक्स खोला गया तो उसमें ऐसी चीजें निकली जिनकी कीमत और अहमियत दोनों बड़ी मानी जाती है। वैसे तो इस बक्से में पत्थर के टुकड़े थे, जैसा कि इस वक्त आप भी देख रहे हैं। आप इसमें बास्टिनजाइट और मोनाजाइट, सुनने में आपको पत्थर के नाम लगे, लेकिन हकीकत में इनमें छिपा है 21वीं सदी का सोना, जिसे दुनिया रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम से जानती है। ये साधारण पत्थर नहीं है, ये ऐसे खनिज हैं जिनमें रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि सेरियम, लैथेनम और नियोडीनियम जैसी बेहद दुर्लभ और कीमती धातुएं पाई जाती हैं। इन धातुओं का इस्तेमाल हाईटेक इंडस्ट्री में होता है। मसलन आप स्मार्ट टीवी ले लीजिए, आप रिमोट ले लीजिए, कोई भी चिप वाली चीज जो कि किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड से फंक्शन होती हो, हाइब्रिड कार्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मैग्नेट से बनी हुई कोई चीज, स्पीकर्स, वायरलेस स्पीकर्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स के पार्ट्स, यहां तक कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कह सकते हैं बिना क्रिटिकल मिनरल के आज के दौर में चलना नामुमकिन है। विशेषज्ञ बताते हैं इन खनिजों को 21वीं सदी का सोना, क्योंकि आधुनिक तकनीक और ऊर्जा संसाधनों में इनका इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। ऐसे में ट्रंप को दिए गए इस तोहफे को पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जेस्चर यानी कूटनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अब शाहबाज मुनीर ने ट्रंप से जो सौदा किया है, तो क्या बलूचिस्तान को बेच दिया है? बेसिकली सौदा जो हुआ है वो बलूचिस्तान को लेकर हुआ है। अब इसमें क्या क्या है? बलूचिस्तान के मिनरल्स जो है वो उन्होंने ट्रंप को ऑफर किया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा माल है वहां पर। बलूचिस्तान में चीन पहले से मौजूद है, लीजिए, यही मैं कह रहा था, इसकी टोपी उसके साथ। बलूचिस्तान में चीन पहले से मौजूद है। मिनरल्स पर यूएस चीन में टकराव नहीं हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा चीन का निवेश कितना है, चीन का कर्ज कितना है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान की जमीन में खजाने का दावा चीन भी कर रहा है, और 97% स्टेक जो है क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना रखता है, क्योंकि चाइना के पास रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी है। क्रिटिकल मिनरल को रिफाइन करना बहुत कॉस्टली है, यह पाकिस्तान के बूते की बात है ही नहीं। आजादी के लिए इधर बलोच आंदोलन भी चल रहा है, तो अच्छा चाइना भी है वहां, बलूची भी है वहां पर। अब बलूच जो है वो चाइनीज से भी जुड़ते हैं, पाकिस्तानियों से भी जुड़ते हैं, अब अमेरिका को आने का भी न्योता दे दिया है। तो ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत ज्यादा। और जो क्रिटिकल मिनरल होता है उसको उसके प्रोसेसिंग में, उसके रिफाइनिंग में बहुत पैसे खर्च होते हैं, वो आसान काम नहीं है, और उसके लिए बहुत तगड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। या तो अमेरिका पाकिस्तान में निवेश करके वहीं पर रिफाइनिंग काम शुरू करवाए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगवाए, इतना बड़ा इंतजाम करे, या तो फिर वो वहां से सामान निकाले और अमेरिका ले जाए और वहां पर रिफाइनिंग करे। तो अमेरिका में भी कोई बहुत बड़ी क्रिटिकल मिनरल की इंडस्ट्री नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो उसको रिफाइन कर सके। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के पास है। भारत ने भी काम शुरू किया। वैसे बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो जो दावा है वो दावा क्या है? वो दावा ये है कि बलूचिस्तान में 500 लाख करोड़ के खनिजों का भंडार है। 500 लाख करोड़। अच्छा, दावा तो कुछ भी कर देते हैं ना, ये कहते हैं हमने भारत के 7 जेट मार गिराए, 7 राफेल मार गिराए। इसी तरह दावा कर रहे हैं बलूचिस्तान में 500 लाख करोड़ के खनिजों का भंडार है। 80 अलग अलग तरह के खनिज बता रहे हैं। बलूचिस्तान में 16,000 से ज्यादा खदान बता रहे हैं।
इसमें कहते हैं डिस्प्रोसियम, टेर्बियम और इट्रियम जैसे खनिज शामिल है। रेकोडिक सबसे बड़े तांबा और सोने के भंडारों में से एक है। तांबा, सोना, प्राकृतिक गैस, कोयला का भंडार भी है। लेकिन बलूचिस्तान सिर्फ एक अशांत इलाका नहीं है, ये दुनिया का वो हिस्सा है जिसके पहाड़ों की गहराइयों में कई खजाने छिपे हो सकते हैं, जो किसी भी मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। अगर ट्रंप ने बीएलए को आतंकी संगठन बताया है तो वो हवाई नहीं है। लालच क्रिटिकल मिनरल्स का है। लालच जो चीन को यहां खींचकर लेकर आया, लालच जो अमेरिका को अपनी तरफ खींच रहा है। चीन ने पहले से यहां 2000 मील लंबा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार किया हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के साथ डील करके उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब पाकिस्तान का जो पाकिस्तान मुल्क है उसमें चीन का निवेश कितना है अभी तक वो देख लीजिए। 2025 की मैं आपको बताऊं करीब 711 मिलियन डॉलर का निवेश आया पाकिस्तान में। 2024 में 567 मिलियन डॉलर का निवेश आया पाकिस्तान में। यह चीन का दबदबा है। पाकिस्तान पर कर्ज कितना है चीन का? मैं सिर्फ चीन की बात कर रहा हूं। कुल कर्ज 130 अरब डॉलर है और उसमें चीन की हिस्सेदारी 22% की है। मतलब आप लगा लीजिए कि लगभग 30 अरब डॉलर के आसपास चीन जो है वो कर्ज दे चुका है पाकिस्तान को, 30-35 अरब डॉलर। तो आगे कुआं पीछे खाई, पहले चीन को बुलाया, अब अमेरिका को बुला रहा है पाकिस्तान। क्या है पाकिस्तान के लिए इतना आसान होने वाला है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज के जो है वो प्रोफेसर हैं जेएनयू में। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से लाइव इस वक्त, और डॉक्टर प्रमोद पावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और सबसे पहला रिएक्शन जो मैं लेना चाहूंगा पाकिस्तान से लेना चाहूंगा सज्जाद बुखारी जी का। बुखारी जी, कुछ खनिज वनिज लेकर पहुंचे थे ट्रंप साहब के पास, क्या है माजरा, क्या है ये कोशिश, क्या बेचने गए थे? अच्छा, कोई आर्मी चीफ इस तरह की हरकतें करे वैसे शोभा देता नहीं है, लेकिन खैर आपके यहां तो आर्मी चीफ ही सब सारे लोगों के चीफ हैं। अच्छा, आपने वो जो ख्वाजा आसिफ हैं आपके रक्षा मंत्री, उनका एक इंटरव्यू भी देखा, बड़ा मजेदार इंटरव्यू था। उसमें कह रहे हैं कि आप मुनीर के बॉस हैं, मुनीर आपका बॉस है, और तो जवाब ही नहीं दे पाए। बोले मैं पॉलिटिकल अपॉइंटी हूं, फिर घूम गए, फिर टालने लग गए। बड़ा कमाल का, आप देखिएगा, नहीं हो तो लिंक मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन बुखारी साहब, चल क्या रहा? कंकड़ पत्थर बेचेंगे आपके आर्मी चीफ अब? बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपके तमाम पैनलिस्ट को बशमूल आपके। आपने जो है वो अपना इंट्रो दिया और आपने जो सवाल किया, थोड़ा सा क्योंकि आपने 2 3 4 सवाल इकट्ठे कर दिए ना, मैं कोशिश करूंगा कि 1 बाय 1 का जवाब दूं। एक तो आप कोशिश ये करें कि पाकिस्तान सेंट्रिक ना रहें सर, आप जरा सिटीजन सेंट्रिक रहें। क्योंकि जब आप पाकिस्तान सेंट्रिक हो जाते हैं और फिर आप ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का कोई जो है वो मवाजना नहीं है या कंपैरिजन नहीं है ना, तो फिर मुझे थोड़ी सी हैरत होती है। एक तो आपने जो हमारी मुलाकात की बात बोला, तो मैं थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसमें इजाफा कर दूं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आईआर एक्सपर्ट्स भी होंगे। तो 1945 में जो अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया था, उसके 80 साल पूरे हो गए, और यूएनजीए में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो वफूद जो है साइड लाइन पर मुलाकातें भी करते हैं और अपने अपने ममालिक को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो डिप्लोमेट्स होते हैं या हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं। तो हम गए थे हमेशा की तरह, जो एक रिवायती तरीकाकार होता है, हमने मुलाकातें की, साइड लाइन पर भी मुलाकातें की। इतनी प्रॉब्लम, इतना मसला क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, ऐसा क्या हुआ है कि आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, हम जाने, हमारा काम जाने, हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है हमारा इंटरेक्शन होता है, हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? आप पाकिस्तान सेंट्रिक क्यों हैं? आप पाकिस्तान बैशिंग और ये पाकिस्तान कार्ड कब खेलना छोड़ेंगे? 1.5 अरब की आबादी है, आप अपने लोगों के लिए वॉशरूम बनाएं, आप अपने लोगों की फुटपाथ वाली जिंदगी को तब्दील कर दें, शेल्टर दें, उन्हें घर बना कर दें, आप गुर्बत का खात्मा करें, आप अपने जो 50 से ज्यादा इस वक्त सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो दें। आप सज्जाद बुखारी पाकिस्तान जी, सेंट्रिक, पाकिस्तान सेंट्रिक। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं,
लेकिन क्या है कि आप भी एक पढ़े लिखे और सभ्य नागरिक की कैटेगरी में आते होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। आपका पड़ोसी अगर लायक है तो कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन पड़ोसी गुंडा बदमाश और नालायक निकल जाए तो भाई पेशानी पे बल रहता है। दिन भर टेंशन लगी रहती, कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कौन उठा, कौन हथियार लेके आया, कौन गुंडे बदमाश लेके आया। मैं समझ रहे हैं, आपके पड़ोस में कोई गुंडा आके रह जाए, कोई बदमाश आके बस जाए, जो दिन भर अपनी मंडली लगाता हो, बैठा रहता हो, उठता रहता हो, बदमाशियां करता रहता हो, आप परेशान होंगे कि नहीं होंगे? बताइए आप मुझे। नहीं होंगे तो मैं आज से पाकिस्तान की डिबेट बंद करता हूं। बताइए भाई, हमारा भी तो वही देखिए है। आपने सही हमारे बताया। पड़ोस में 25-30 करोड़ की एक आबादी है, जहां पर दिन रात यही चलता रहता है। प्लॉटिंग, प्लानिंग, आईएसआई, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, चाइना, अमेरिका, ये बेचो, वो ले लो, ये खरीदो, वो बंद कर दो। तो परेशान और चिंतित होना लाजमी है। क्यों है कि नहीं? मेरी बात में दम है कि नहीं बुखारी जी? बताइए आप, मैं कुछ अगर गलत बोल रहा हूं तो। देखें, आपके आसाब पे सवार है एक, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसे कहते हैं। जब आप पर कोई नफसियाती बर्तरी हासिल कर चुका हो, जो आपकी चिंता का, परेशानी का, तकलीफ का, मिर्च का, दर्द का, जलन का बायस बन रहा हो, तो उससे आपको यही इरिटेट होते हैं आप। यही सेम हमारी सिचुएशन है। एक तरफ अफगानिस्तान बैटलफील्ड बना हुआ है, दूसरी तरफ आपकी 40 सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, पूरे रीजन में आपने आतंक मचाया हुआ है। लेकिन फिर भी हम इतना राग नहीं अलापते हैं भारत भारत जितना आप पाकिस्तान राग अलापते हैं। पाकिस्तान सेंट्रिक ना रहे, सिटीजन सेंट्रिक हो जाए, ये मैं बार बार कह रहा हूं। अपनी पॉपुलेशन के जो फंडामेंटल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करें। सेपरेटिस्ट मूवमेंट का जो है वो खात्मा करें। आपके यहाँ जो तहरीकें चल रही हैं, खालसा वालों को उनका हक दे दें। मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के मसाइल को हल करें। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूं। आप पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बाल्कनाइजेशन की परेशान ना तरफ हो, बढ़ रहे हैं आप, क्योंकि आपका रोल अब खत्म हो चुका है। अभी मशवरा आप दे रहे हैं एक्सपायर आप हो गए। हिंदुस्तान को। बाल्कनाइजेशन पाकिस्तान का होने वाला सलाब हमें दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, कभी शीशा लेकर बैठिएगा बुखारी साहब, तो ये मशवरा खुद को दें आप। और मैं प्रमोद जी का इस पर रिएक्शन चाहूंगा, जो बात सज्जाद बुखारी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में दिलचस्पी किस बात की है भाई? हमने तो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन हरकतें तो ठीक कर लें पहले। प्रमोद जी देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा और प्लीज। सर आपके ऑडियो का इशू आ रहा है, जरा चेक करें। जी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है प्रमोद जी, बताएं। जी जी, मैं सबसे पहले तो बुखारी साहब को अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ। इनका खैर मकदम है, ये हमारे चैनल पर आए, हमारे मुल्क में आए, बड़ी खुशी की बात है। हाँ। इन्होंने बोला कि हम सिटीजन सेंट्रिक क्यों नहीं होते हैं। हम आपको ईमानदारी से बताएं कि हमें ये दर्द इसीलिए होता है कि हम सिटीजन सेंट्रिक हैं। हम रियासत, सियासत और अवाम को अगर अलग अलग करके देखें तो आप यकीन माने कि जितना दर्द आपकी अवाम को आपके रहनुमाओं से है, आपकी अफवाज से है, उतना ही दर्द हमें आपको देख के होता है। क्योंकि कल तक तो आप हमारे ही तो हिस्से थे, हमारे ही तो भाई बहन थे। अगर आज आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर को, साबका वजीर आजम को जेल में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर दहशतगर्दी के और बगावत के इल्जामात लगे होते हैं, उसको बाकायदा से बाहर से भी नहीं निकलने दिया जाता, उसकी बहनों को उससे नहीं मिलने मिलने दिया जाता, तो बताएं कि हम कैसे नहीं, हमें दर्द महसूस होगा या कैसे हमें नहीं लगेगा कि हमारे पड़ोस में ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक की जो है बरतरफी हो रही है। अब चादर चार दीवारी का को भी पामाल नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आदमी को तकलीफ होती है। और जब भी पड़ोस में कोई तकलीफ होती है या कोई आग लगती है, तो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। हमारा भी मकान आपके पड़ोस में है, तो हम तो यही चाहते हैं कि अमन अमान रहे और पूरे साउथ एशिया में रहे। लेकिन अगर हम अपने माजी की तरफ देखते हैं तो 1965 से, जब से अयूब खान ने लियाकत अली खान और बाबा मुल्क के जाने के बाद उन्होंने कब्जा किया था, तो उसके बाद से आप क्या हुए? आप अमेरिका के गुलामों की तरह से काम करने लगे। इट्स ए कॉलोनी ऑफ अमेरिकन सिस्टम। आपकी अफवाज को मैं, कम से कम मैं तो आज़ाद नहीं मानता। और मैं नहीं जानता कि आप इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं, क्योंकि मैं चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। बहरहाल,
जहां से भी है, मैं उसको बहुत, पाकिस्तान को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मेरे बुजुर्गों का रकबा रहा है वो, और हमारे गुरुओं की जमीन है, तो हम उसकी कोई बुराई नहीं करते। लेकिन उसके ऊपर जो नाजायज कब्जे हैं, उसकी तकलीफ हमें होना लाजमी है और होनी भी चाहिए। जहाँ ये अमेरिका को क्या बेच, मतलब क्या बेच क्या रहे हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या सर ये क्रिटिकल बेच चुके हैं। हाँ हाँ, क्रिटिकल ये ऐसा है क्रिटिकल सर, लगा ये, रखा है इन लोगों ने। जी जी, जी मैं बताता हूँ, उसी मौजू पर आते हैं। अमेरिका को तो ये तभी से बेच चुके हैं जब से अयूब खान ने अपने आप को पूरा सरेंडर किया था। अमेरिका के एक इशारे पर इनकी यहाँ रिजीम चेंज हो जाती है, डोनाल्ड लू का लेटर आता है, तो इमरान खान को उठा के फेंक दिया जाता है, 17 सीटों वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और जो ख्वाजा आसिफ हैं इनके वजीर दिफा, वो खुद इस बात को मानते हैं कि वो माँ अम्मा से हार गए थे और बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। तो जहां सत्ता के ऊपर इस तरीके से काबिज हो जाएगी सरकारें, और नाजायज सरकारें जी, वहां पे बन जाएंगी, तो उनके क्या बुखारी होंगे जी को, निजाम? जी वो बिल्कुल। आप कह रहे हैं भी वो ये ज्यादा से ज्यादा। अमेरिका का कॉल नहीं रहा है अयूब खान के टाइम से ही। सजाद बुखारी जी को आवाज नहीं जा पा रही है, और प्लीज चेक कीजिएगा पीसीआर, उनको गेस्ट की आवाज क्यों नहीं मिल रही है। मैं जल्दी से स्वर्ण सिंह जी और संजय सोई सर का रुख कर लेता हूं। स्वर्ण सिंह जी, मेरा सवाल सिंपल सा है कि भाई, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास प्रमोद जी। मैं स्वर्ण सिंह जी से समझना चाहूंगा एक क्रिटिकल मिनरल डील क्या है पाकिस्तान में, कितना है, कैसा है। ये सब दावे हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं है, और उस पे से लगभग 1.5 दशक से चाइना आप पर निवेश कर रहा है। क्या वो इतनी इजीली आपको फ्री करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं आप चाइना और अमेरिका के बीच में पिस कर रह जाएंगे? आज चाइना की मोनोपोली है रेयर अर्थ मटेरियल्स के, करीब करीब मोनोपोली है उनकी, और खासकर उसकी रिफाइनमेंट में तो साफ उनकी मोनोपोली है। और जहां भी चीन जा रहा है पिछले 10 या 15 साल से, वहां वो खनिजों की खोज में जा रहा है। तो वो 12-13 साल से पाकिस्तान में घुसा हुआ है पूरी तरह से। उन्होंने तो नहीं कहा कि उनको रेयर अर्थ मटेरियल्स यहाँ मिल रहे हैं, जबकि वो अपना दबदबा बनाना चाहता है पूरी दुनिया में। उसका सीधा एक तरह से कंपटीशन है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका को क्यों मौका देता? वो 10-12 साल से ढूंढ रहा है वहां, तो कहता कि भी हाँ रेयर अर्थ मटेरियल्स पाकिस्तान में हैं जिनको अच्छे से दोहा जा सकता है, व्यवसायिक रूप से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने तो नहीं कहा ना उनको तेल के भंडार मिले। अब ये ट्रम्प साहब को जो क्रिप्टो करेंसी में कुछ वहां पर्सनल प्रॉफिट वहां बनाना चाहते हैं, उनको ये लग रहा है कि वहां उनको तेल भी मिल जाएगा, रेयर अर्थ मटेरियल भी मिल जाएगा। और ये सवाल जो उठाया गया कि हमारी दिलचस्पी हिंदुस्तान में, भारत में इतनी ज्यादा क्यों है पाकिस्तान को लेकर, पड़ोस में है पर बड़ी अजीबोगरीब एक उदाहरण है पाकिस्तान, कई वजह हैं उसके। पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों को मैं पढ़ाता हूं, मैं देखता हूं कि बड़ा अजीब लगता है कि जब हर बार जो फील्ड मार्शल बने हैं वो चीफ, आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते हैं, चाहे वो चीन जा रहे हों चाहे वो अमेरिका जा रहे हों। अमेरिका में अब वो तीसरी बार गए 4 महीने में, इस बार अपने पीएम को साथ लेके गए हैं। पीएम उनके 25 तारीख को न्यूयॉर्क में मिले अमेरिकी राष्ट्रपति से, फिर 27 को फिर मिले व्हाइट हाउस जाके। तो ये यदि आप देखें जो इस तरह की चीजें हैं, फिर उसमें सोचें कि पड़ोसी देशों में शेख हसीना ने और इमरान खान ने, दोनों ने कहा कि उनकी सरकार अमेरिकियों ने गिराई है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा चौकन्ना होना, इस बात को समझना थोड़ा सा जरूरी होता है। और खासकर इसलिए कि 7 या 8 दशकों की इस मुल्क के इतिहास में 35 साल वहां आर्मी ने डायरेक्ट सत्ता पर कंट्रोल किया है और बाकी के साल इनडायरेक्टली कंट्रोल में रखा है पॉलिटिक्स को वहां। तो इसलिए ये सब चीजें दिलचस्प हैं और उनको समझना भी जरूरी है एक तरह से। और ये अमेरिका के साथ किस तरह से क्या करेंगे, कब करेंगे, क्या होगा उसके साथ, वो अलग बात है। और उससे भी मजेदार बात अब देखो कि भारत के विदेश मंत्री ने जब भाषण दिया महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, तो पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लिया अपने भाषण में। और पाकिस्तान ने ये एडमिट कर दिया कि उनकी ही बात हो रही, क्योंकि उन्होंने राइट टू रिप्लाई इस्तेमाल किया और जवाब देने की कोशिश की। तो क्या पाकिस्तान को खुद ही लगता है इस बात को कि क्या जो भाषण में जो आतंकी गढ़ बनने की बात कर रहे थे किसी देश की, वो पाकिस्तान ही है? उन्होंने तो नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। उन्होंने अपने भाषण में और कई चीजों की जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन में रिफॉर्म्स होने चाहिए, ग्लोबल साउथ को आगे लाना चाहिए, सप्लाई चेन्स को खोलना चाहिए,
और आतंक का खतरा सबका है, इसलिए मिलकर काम, बहुत सी चीजों की बात उन्होंने की। पर जब आतंक का गढ़ एक देश का जिक्र किया तो पाकिस्तान ने आगे होकर कहा कि हम राइट टू रिप्लाई यूज करेंगे और इसका रिप्लाई हम देंगे। तो ये जो बड़ी अजीबोगरीब एक तरह से कल मैं चीजें बड़ा होती हैं। मैं ये इससे मुझे कल का वाकया याद आ गया। कल बुखारी साहब हमारे साथ डिबेट में थे, कल ऐसी कुछ चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा कि भाई आप लोग क्यों नहीं कुछ काम करते हैं आसिम मुनीर और आप इन लोगों पर जो टेररिस्ट आपके हैं। इन्होंने कहा कि आपको आसिम मुनीर से डर लगता है, आप डरिए, आपको दाऊद इब्राहिम से लगता है, आपको हाफिज सईद से लगता है। इन्होंने तीनों को वही मेंशन कर दिया और तीनों को अपनी जनरल के कैटेगरी में दोनों को लाके खड़ा कर दिया। तो ये कम से कम ईमानदारी से एक्सपोज तो हो जाते हैं, ईमानदारी से कबूल ना करें लेकिन ईमानदारी से एक्सपोज हो जाते हैं। अब कल भी ईमानदारी दिखाई डिबेट में, वहां यूएन में भी दिखा दी, जब आतंकियों की बात हुई तो राइट टू रिप्लाई यूज कर लिया। अरे भाई क्यों उड़ता तीर लेना आपको, मतलब पकड़ना है आपको, क्यों पकड़ना है उड़ता तीर? भाई साहब जाने दीजिए, तीर जा रहा जहां जा रहा, आपको आपने पकड़ लिया, उसको नहीं पकड़ना चाहिए। फिर एक्सपोज जाते, फिर बोलते अरे हमें बड़ा भला बुला बोल दिया गया। मैं सोई साहब का एक रिप्लाई चाहूंगा, उसके बाद में बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं। जी संजय सोई सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जैसा कि अभी बाकी ने बताया कि झूठ कहीं ना कहीं निकल आता है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कोई पहले कहते थे अमेरिका ने शांति करवाई, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि ये भारत ने ही इसके ऊपर बातचीत की थी, या कभी कहीं भी कोई बात होती कुछ समय के बाद निकल आता है। अब जिस प्रकार से अमेरिका में गए हुए हैं, तो जो बलूचिस्तान के ऊपर जो बातचीत चल रही है वहां पे देखा जाए तो बलूचिस्तान में ये तो जैसे कई बार प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, कि भैया ये प्लॉट इसको भी बेच दिया, इसको भी बेच दिया, अब किसको बिका ये पता नहीं, और दोनों ही धोखे में आके चले गए ये, और ये अपना पैसा जेब में डाल के साइड में हो गया। तो ये इस तरह का काम ऐसा होता हुआ लग रहा है, और मिलेगा किसी को कुछ नहीं, देंगे क्योंकि कुछ नहीं वहां किसी को, पे ये बढ़िया है, देते किसी को कुछ नहीं है। चाइना बिल्कुल 15 साल से खाक छान रहा है, वो पाकिस्तान में कुछ नहीं मिला अभी तक। $60 बिलियन वो सी पैक का सोच रहा है, मेरे सी पैक का क्या होगा। और वहां पे बलूचिस्तान की जो हालात है, जो खैबर पख्तूनवा की जो हालात है, तो ये कहाँ पे कौन कैसे करेगा? 130 क्या अरब डॉलर, इनके 130 अरब डॉलर का टोटल कर्जा, उसमें 25% हिस्सेदारी चाइना की है। बिल्कुल। तो अभी चाइना को खुद ये लग रहा है कि आज तक ये मेरे साथ था, अभी अमेरिका के पाले में चले गए, अमेरिका की बातचीत चल रही है, जहां पे आज विजय प्रॉमिस किया होता वहां अमेरिका भी आ जाएगा, और वहां हालात पहले ही खराब है बलूचिस्तान के। तो क्या आज जिस प्रकार से ऑपरेशन तेज हो रहे हैं, जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी हो रही है, तो एज ए डिफेंस पर्सनल मैं ये सोचता हूँ कि ये क्या इससे आप सोचते हो वहां शांति हो जाएगी? जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे उनके नेता से, कम्युनिकेशन की जरिया नहीं निकालेंगे, आराम से मिल बैठ के नेताओं से बात नहीं होगी, सोचते अगर बमबारी से दबा लिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पहले ही आप एक बार बांग्लादेश की सिचुएशन को सहन कर चुके हैं, कि बांग्लादेश असल अलग इसीलिए हुआ था क्योंकि वहां किस प्रकार के अत्याचार होते। आज इस प्रकार से अगर यहाँ पे हो रहे हैं, तो लोग दबने वाले नहीं है। वहां के लोगों के अंदर एक तरह से उनको पता है कि आए दिन को उठा के ले जाते किसी को आम आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, गोली मार दी जा रही है। तो यही कारण कि वहां पे दब नहीं रहा। और जो भारत में सोल्जर होके मैं ये कहना चाहूंगा आज जवाहर साहब के, मैं कश्मीर में 7 बार पोस्टिंग की है मैंने, और वहां पे लोगों का ये बयान होते थे, क्योंकि मैं भारत की सेना का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जनाब ऊपर खुदा नीचे आप, लड़कियां वहां की राखी बांधती थी मुझे। तो लेकिन देश के दुश्मन को हमने मारा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं मारा, लेकिन आम आदमी के ऊपर कभी भी हमने अत्याचार नहीं किए। आज के जमाने में हर एक के पास मोबाइल फोन होते हैं, वीडियो होते हैं, आए दिन बलूचिस्तान के ऑपरेशन के और उनके द्वारा एम्बुश के भी वीडियो आते रहते हैं, चाहे वो ट्विटर में देख लें, चाहे सोशल मीडिया में देखें, पूरी जगह वो फैल रहे होते हैं। लेकिन कश्मीर में आप देखिए किस प्रकार से आज अमन है, चैन है। जो बात पसंद नहीं आ रही, और यही बात आज जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां के भी आप हालात देख रहे किस प्रकार के हालात है। तो ये फर्क है सिर्फ सेनाओं में दोनों के, और ये फर्क है पॉलिटिकल विल की, कि आप बातचीत करके तैयार नहीं, खाली एक दबाने की कोशिश है। विवेक जी, बिल्कुल कंपैरिजन तो कहीं नहीं है आर्मी के भी बिटवीन, मैं करना भी नहीं चाहता, खैर दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। वहाँ की हमारी आर्मी बहुत प्रोफेशनल है, बहुत दायरे में रहती है, अपना काम करती है, सियासत से लेना देना नहीं होता। वहाँ की आर्मी ही सब कुछ है, पूरे मुल्क के लिए, पूरी कंट्री के लिए आर्मी ही
ड्राइव करती है। अब आर्मी के पीछे पीछे, अब देखिए आर्मी चीफ के पीछे पीछे वहाँ के प्रधानमंत्री चलते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं एक स्टेपनी टाइप डेप्यूटी टाइप लेकर चलते हैं कि भाई वो डेप्यूटी आर्मी चीफ टाइप जैसे दिखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी कुछ नहीं कह पाते, उनसे पूछा जाता है भाई आप उनके बॉस हैं आर्मी चीफ के, आर्मी चीफ आपका बॉस है, उसमें गड़बड़ा जाते हैं। वो ये कह नहीं सकते कि भाई मैं उनका बॉस हूँ, ये भी नहीं कह सकते लोकतांत्रिक तरीके से कि भाई वो मेरे बॉस है, तो दोनों में फंस जाते हैं। खैर उस ओर नहीं जाते हैं। मेरा सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, सजाद बुखारी जी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने यही सेम डील क्या चाइना को भी दी थी जो डील आप अमेरिका को दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो अभी तक क्रिटिकल मिनरल को एक्सप्लोर चाइना ने क्यों नहीं किया? क्योंकि चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, चाइना का सीपेक है, चाइना का ग्वादर है, चाइना वहाँ से आराम से जो खनिज है वो ले जा सकता है, और चाइना के पास रिफाइनिंग प्रोसेस दुनिया में सबसे स्ट्रांग है। 97% क्रिटिकल मिनरल पर चाइना का स्ट्राइक है, चाइना का एक तरह से एकाधिकार है। सजाद बुखारी जी, टू द पॉइंट। जी टू द पॉइंट, बिल्कुल। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक जुमला बोला था, उसको साथ तसलसल जरूरी है ना सर, तसलसल नहीं तोड़ना चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले 3 नाम लिए थे, तो देखिए जो भी आपका टॉक शो होता है ना, जब से मैं मुख्तलिफ इंडियन टॉक शोज में अपेयर होता हूँ और आ रहा हूँ, और बिलखुसूस आपका शो जो मैं कभी भी मिस नहीं करता, तो आप लोगों की गुफ्तगू का जो महवर होता है ना, जो आप लोगों की पंच लाइन होती है, उसमें पहले तो कई सालों से ये राग आप अलाप रहे थे, हाफिज सईद और इब्राहिम दाऊद, बार बार हर टॉक शो में। तो एक तो ये पस मंजर, दूसरा पस मंजर, जब से हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जब से तशरीफ लाए हैं, तब से आप लोग सुबह दोपहर शाम, मतलब आपके तमाम टॉक शोज में यही जिक्र होता है। तो मैंने आपको वो मशवरा दिया था कि आप 2-2 मरतबा इनका नाम जो है वो पानी में घोल कर जो है वो पी लिया करें, आपको अफाका होगा। ये था पहला जवाब। अब आप आ जाएं, अब आपने चाइना की बदहजमी हो सुन जाएगी, लें, बदहजमी हो सुने ना। जाएगी, आप ही से दवाई लेना पड़ेगा, ऐसा काम ना करवाएं जिसे पेट की शिकायत हो जाए। इनका नाम अच्छा, घोल के सुने, पिएंगे, बदहजमी की शिकायत हो जाएगी, आदमी ठीक भी नहीं अब होगा। ठीक है, अब सुने विवेक जी, आपने ये सवाल किया मिनरल्स के हवाले से, आपने सवाल किया, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको वजाहत भी कर दूं कि आपको भी पता है अच्छी तरह मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और मेरा जो सब्जेक्ट रहा है वो माइन एंड मिनरल्स रहा है। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान ने एक्सप्लोर किए हैं अब तक दुनिया में 47 जो मिनरल अब तक एक्सप्लोर हुए हैं, तो उसमें 44 जो है वो पाकिस्तान के पास हैं। ये मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। पहला वो कैसे, उसका टेक्निकल रीजन दिया, मैं आपको बता देता हूं। पहली उसकी वजह यह है कि आपको भी पता है जब इकोनॉमिक जोन बनने जा रहे हैं ना, 9 इकोनॉमिक जोन है जो फौरी तौर पर पाकिस्तान बनाने जा रहा है, जहां पे फ्री इकोनॉमिक जोन जो है गवादर में भी है। अब सुनिएगा, तो 9 इकोनॉमिक जोन जो है, ना ही वहां पे पापड़ बेचे जाते हैं, ना ही वहीं पे कोई पालक पनीर की या चने वाले या छोले वाले की दुकान होती है। वहां पर मिनरल्स को ही यूटिलाइज किया जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और उन्हीं से काम लिया जाता है। और पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं क्रोमाइट और बहुत सारी चीजें। वो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें गैस और बिलखुसूस आयल की आपने बात की, तो सऊदी अरब यहाँ पे $10 अरब की आयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है। आयल रिफाइनरी में मुरब्बा नहीं बनाया जाता, आयल को रिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी मालूमात में मैं इजाफा कर दूं। और पाकिस्तान का जो फ्लैगशिप मंसूबा है ना, गवादर डीप सी पोर्ट, तो वो डीप सी पोर्ट जो है ना, वो ऐसे घूमने के लिए चाइना नहीं आया, और ना ही पाकिस्तान में इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स हैं जिसमें सेंदिक है, रेकुडेक है, डगारी कोल माइंस है, थाउजेंड जो है, मैं आपको कह सकता हूं कि कोल माइंस हैं, गैस है। वो परेशानी ना करें, कुछ चीजें टॉप सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल हैं, जो आपको पता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी आर्टिकल 16 और 19 की बाउंड्रीज हैं, और वो आपको भी पता है, क्योंकि घोड़ा जो होता है उसको भी लगाम जरूर होती है, तो कोई बेलगाम में घोड़ा नहीं हूं। तो मेरी ये बात आप समझ नहीं, लें कि हम ये कैसे बुखारी साहब, क्या अभी तक गधे एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिलेटिन भेज रहे थे, गधों से सीधे क्रिटिकल मिनरल पर? बीच में कुछ तो एक सीढ़ी रखी होती, इतना बड़ा जंप एकदम डायरेक्ट क्रिटिकल मिनरल पर चले गए। कमाल, मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग? मेरी बात सुनिए। अच्छा, एक चीज और बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था आज, आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में 4 राफेल मारे जब हुआ तब, उसके बाद वो रातों रात पता नहीं कब 5 में बदल गए। उसके बाद आपके खिलाड़ी ऐसे ऐसे कर रहे थे, 6-6 का इशारा करते। उसके बाद कल आपके पीएम साहब यूएन में कहते हैं हमने 7 मारे। अब मुझे डर इस बात की है कि आप 5 साल बोलेंगे, बाद बोलेंगे कि हमने जो है 2025 में एक पाव भर का परमाणु बम भी दाग दिया था। मैं कहता हूं ये सब करने की जरूरत क्या है? क्यों इतना झूठ फैलाने की आवश्यकता? हम जानते हैं पाकिस्तान क्या 47 से लेकर अभी तक 80 सालों में क्या हुआ है। देखिए, पड़ोसियों से कुछ छिपा नहीं होता है, तो मत छिपाइए, आप बताइए जो हकीकत है। हाँ, मैं हकीकत आपको बता देता हूँ।
क्योंकि मुझे हंसी इसलिए आती है कि मुझे, क्योंकि जवाब फिर देना पड़ता है, मेरी मजबूरी भी है ना। देखें सर, ये मैं जो समझ राफेल सकता हूं आप आपकी गिन रहे हैं मजबूरी है, ना, मैं मुझे जानता पता हूं है। आप अपने राष्ट्र को सुने पहले ना, रखते हैं, आप अपने मुल्क को पहले रखते हैं। जी मैं समझ सकता हूं। राफेल का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा इरिटेट होते हैं आपके पैनलिस्ट, आप भी होते हैं ना, और ना 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 हिंदुस्तान की मतलब बासी मेरा दिल नहीं करता, लेकिन थोड़े से इरिटेट होते वो हैं। लकड़ी मुझे के पता डमी है जहाज राफेल थे का। भाई साहब। सुने ना, मैं गिनवाता हूं आपको ना। आपके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार 7 कह रहे हैं। हम आपको कहते हैं चलो यार डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ो, एक हम माफ कर देते हैं, तो हम कहते हैं 6 है। और आपने एतराफ भी किया, आपने कहा हम और राफेल खरीदेंगे। नहीं नहीं, तो मैंने आपको कहा भी, और मैं ट्रंप फिर ने भी कहता हूं, 7 कहा तो आपने भी 7 कह दिया। सुने तो सही ना, मैंने तो एक माफ कर दिया, मैंने तो आपको कहा चले एक माफ कर देते हैं। तो आप राफेल का आपका मसला हल क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये बताएं, ये राफेल से आप लोग इतना चिढ़ते क्यों हैं? नहीं नहीं राफेल खरीद लें, भाई हम साहब, और राफेल मार देंगे, भाई और साहब, गिरा देंगे राफेल, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। भाई साहब 4 थे पहले, 7 कैसे हो गए? यही तो मैं समझना चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्यार में इतने अंधे ना हो जाइए कि आप जो है फैक्ट को मिसकोट करने लग जाइए। यूएनजीए में जाकर आपके प्रधानमंत्री हमने 7 गिराए, 7 गिराए, 7 गिराए, मत कीजिए ना ऐसा। मैं स्वर्ण सिंह जी से जानना चाहूंगा। स्वर्ण सिंह जी कह रहे हैं बड़ा ऐसा ऐसा दुनिया में 47 मिनरल पाए जा रहे हैं, 44 तो पाकिस्तान में है। अच्छा, 2 क्रिटिकल मिनरल अभी अमेरिका में है, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब, ये दोनों भी बड़े क्रिटिकल मिनरल। आप मेरी बात पे हंस रहे हैं भाई साहब, देखिए वो हैं यही आपके, इसमें उनका नाम भी गोल के पी लें। शहबाज वो शरीफ का है भी। वो है अब क्रिटिकल वाक़ा मिनरल होगा। आप लोगों के लिए भाई साहब, वो हैं, वो एक नायाब, एक क्या बोले आप लोगों के लिए हीरा है भी। स्वर्ण सिंह जी इस पर जवाब दे रहे हैं, मैं उसके बाद आ रहा हूं सोई सर आपके पास। देखिए, पाकिस्तान जिसके ज्ञान का इस्तेमाल करके बातें कर रहा है, जैसे आपने खुद कहा कि 4 से 5 फिर 6 और 7 राफेल की बात, जैसे जैसे ट्रंप बदलते हैं वैसे वैसे पाकिस्तान के नेता भी, लीडर भी वही बात करते हैं। तो उनको तो यदि पीछे लगेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये अल्लाह मालिक है, भगवान मालिक है इनका। आप देखिए कि ट्रंप तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में इतना उनको तेल मिल गया है कि पाकिस्तान इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा तेल। हालांकि वो 80-85% परसेंटेज उनका आज इंपोर्ट होता है ऑयल का। और मैं कह रहा हूं जो चीन, जो दुनिया भर से तेल का आयात करता है, इंपोर्ट करता है, जो दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल्स का लीडर है आज, उसको तो ना तेल मिला पाकिस्तान में और ना रेयर अर्थ मटेरियल्स मिले हैं, पर ट्रंप साहब को मिले हैं। क्योंकि ट्रंप साहब को हम सब जानते हैं, वो किस तरह से क्या बात कहते हैं, आज एक बात कहते हैं कल दूसरी बात कह देते हैं, उसके पीछे चलेंगे तो पता नहीं, कह नहीं सकते क्या होगा। इन्होंने ग्वादर का जिक्र किया। ग्वादर तो अपने आप में बड़ी अच्छी स्टोरी है। देखिए, चीनियों ने उसको बनाया, फिर एक सिंगापुर की कंपनी ने उसकी मैनेजमेंट ले लिया। 3 साल में वो कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वहां कोई शिप आता ही नहीं है, कमर्शियली कोई फायदा नहीं है उस ग्वादर पोर्ट को चलाने का। तो फिर चीनियों को ही आना पड़ा, और चीनियों ने भी आके फिर 43 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम 43 साल तक इसको अपने पास रखेंगे। वो ग्वादर चीनी है या पाकिस्तानी है, ये भी पूरी तरह से साफ नहीं है। पर आज भी जिसको हम कहते हैं कि व्यवसायिक नजरिए से कमर्शियली वायबल नहीं है वो पोर्ट, ना हम्बनटोटा पोर्ट कमर्शियली वायबल है। तो चीनी भी 10 साल बाद सोचना शुरू हो गए हैं कि हम इतना जो निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका चीन को कुछ फायदा है भी या नहीं। और इसीलिए 10 साल के बाद अब वो बड़े बड़े प्रोजेक्टों से हटके कह रहे हैं हम छोटे छोटे खास प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रॉमिस किया था 2014 में 62 या 63 अरब डॉलर निवेश करने का, अभी तक 27 अरब डॉलर निवेश हुआ है पाकिस्तान में। और मैं ये भी बता दूं, इसी पिछले 2 दशकों में 20-21 चीनी लोग मारे गए हैं और 34 या 35 हताहत हुए हैं, और कुछ अलग से किडनैप वगैरह हुए हैं। ये सब एग्जाम्पल देखते, जो एक पार्टी की सरकार वाला देश चीन है वो तो सह जाएगा, पर राष्ट्रपति ट्रंप का जो डेमोक्रेटिक अमेरिका है उसकी एक भी कंपनी वहां जाने वाली नहीं है। आप देखें, तुर्की ने मार्च में एक एग्रीमेंट किया था ऑयल एक्सप्लोरेशन का। जुलाई में टर्किश फॉरेन मिनिस्टर जब आए इस्लामाबाद, तो पत्रकारों ने पूछा कि वो आगे बढ़ेगी बात क्या, आप एक्सप्लोरेशन करने वाले हो? तो उन्होंने कहा नहीं, इसके बारे में अभी सोच रहे हैं, अभी स्टडी करेंगे। तो टर्की ने जो कहा कि हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, उन्होंने भी कुछ वहां शुरू नहीं किया, ना चीन ने कुछ शुरू किया। और जिन्होंने शुरू किया वो हाथ अपने जला के वहां बैठे हुए हैं कि सारा निवेश कर दिया, उसका फायदा कुछ मिल नहीं रहा।
क्योंकि लगातार जो अस्थिरता है, और खासकर यदि बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल ढूंढ रहे हो तो वहां बीएलए के लड़ाकू लोग जो हैं वो क्या अमेरिकी कंपनियों को वहां आने देंगे, कुछ करने देंगे या नहीं करने देंगे? क्या अमेरिकी कंपनियां इस हालत में आएंगी? आप देखें, भारत जैसे जैसे स्थिरता वाले देश में हमने सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल भी अप्रूव किया हुआ है कि क्या यदि कुछ एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या उसके भरपाई कैसे होगी। तब भी आज तक अमेरिकन कंपनियां बड़ी कॉशियस हैं, डरती हैं। तो वो पाकिस्तान में तो जाना बिल्कुल भूल जाओ कि पाकिस्तान में कोई अमेरिकी कंपनी जाएगी ऑयल एक्सप्लोरेशन तो ये करने नूरा कुश्ती या क्या रेयर चल रहा अर्थ है मटेरियल ढूंढने। इन्हें व्हाइट हाउस में क्या नूरा कुश्ती है फिर ये? वो ट्रम्प साहब की ईगो मसाज है, उनको अच्छा लगता है, ये सब सुनने में बढ़िया लगता है। बार बार नोबेल प्राइज का जिक्र होता है। अच्छा हर बार जाके पाकिस्तान, कहते हैं अच्छा कि हमको पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज पैरवी भी की दिलाएंगे। यूएनजीए में कि भाई आप शांति का नोबेल पीस प्राइज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को जाना चाहिए। ये व्यक्तिगत तौर पे इस तरह की ये वैसे ही है टिप्पणियां जैसे इजराइल कह दे कि भाई गाजा जो है वो देश बनना चाहिए। और ये वैसे ही है जैसे इजराइल कह दे भाई गाजा को देश बनना चाहिए। सजाद बुखारी जी इस पर समझा पाएंगे कि भाई पाकिस्तान जो है वो पीस प्राइज की वकालत कर रहा है, क्या ही कहा जाए। खैर, संजय सोई सर का रिएक्शन ले, उसके बाद सजाद बुखारी जी आपके पास आ रहे हैं। संजय सोई सर, ये क्यों, अगर चाइना के पास सारी कैपेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सड़क है, पोर्ट है, वो जब चाहे तब वहां से माइनिंग शुरू करके उसको वहां पे अपने चाइना ले आके प्रोसेस कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, सब कुछ है उनके पास, वो नहीं कर पा रहे। तो जाहिर सी बात है उनके पास है नहीं जो वो वहां बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सज्जाद जी तो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में ये चीजें उपलब्ध है। ये चल क्या रहा है? बिल्कुल विवेक जी, ऐसा है कि कहीं भी कोई आदमी पैसा तभी लगाता है जब वहां पर उसको सुरक्षित माहौल मिले। बिल्कुल। आज अमेरिका भी बातचीत कर रहा था, वो अमेरिका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, वहां प्राइवेट कंपनी लगाएंगी अपना पैसा, जो माइनिंग राइट्स लेंगी, निकालेंगी, फिर उसको प्रोसेस का करेंगी। यही चाइना भी है। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि वहां पे माहौल इतना खराब है और वहां पे इनकी सेना की दमनकारी नीतियां चल रही हैं और आए दिन सेना के कॉन्वॉय का एम्बुश हो जाता है। पीछे 2-3 बार बलूच लोग इतना नाराज है कि वो चाइना को पूरा मिनरल दे रहे हो और उसका पैसा एक भी बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में खर्च नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा मिनरल रिच इलाका, लेकिन सबसे गरीब इलाका। तो यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे से इतना लेने की कोशिश करो, हमको क्या फायदा हो रहा है? लोकल लोगों को वो तो सेकंड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट हो रहा है। तो यही कारण है कि वहां पे आज लोग जग रहे हैं। और अभी भी है जिसको कहते हैं हिंदी में कई बार विवेक जी एक बात है, टोपी पहनाने वाली बात हो रही है कि पहले चाइना को टोपी पहना दिया और ये अमेरिका को टोपी पहनाने की कोशिश हो रही है। और कई बार ये भी देखा मैंने, सफल भी हो जाते हैं ये, क्योंकि बातचीत करने में, इस तरह से ड्रामा करने में काफी एक्सपर्ट है, झूठ बोलने में भी एक्सपर्ट है। जो कई बार झूठ बाद में पकड़ा भी जाता है, चाहे वो रफेल वाली बात हो या ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या आतंकवादी घटनाओं की बात हो, बाद में कहीं ना कहीं कोई ना कोई और निकल के उसका बयान दे देता है कि मसूद अजहर के कितने लोग मारे गए, कोई और बयान निकल के आता है। कहीं आज उनके मिलिटेंट ग्रुप ही बातचीत करते हैं। तो झूठ ज्यादा छिपता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल इनकी कोशिश है कि अमेरिका से किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लिया जाए और इन्वेस्टमेंट करा के किया जाए। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रम्प अलग तरीके से सोचेंगे, वो भी बिजनेसमैन आदमी है, वो देख रहे हैं कि क्या है, कितना है और क्या ये प्रैक्टिकल है। मेरे हिसाब से अभी ये प्रैक्टिकल नहीं है और होगा कुछ नहीं। आज किसी और कारण से पाकिस्तान को वो अपने तरफ रखे हुए, क्योंकि वो चाहते नहीं कि वो चाहते चीन का प्रभुत्व कम हो। अगर वहां उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तान में ताकत किसकी है, नहीं तो किस आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुला के खाना खिलाया जाता है। साथ साथ में अमेरिका जो बाकी इंटरेस्ट है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, रशिया हो, इसके ऊपर नजर रखने के लिए पाकिस्तान हर तरह से करने के लिए तैयार है कि हुजूर आपको जी, चाहिए कि नहीं, ये आपको जो बेस फोटोज, चाहिए, हम बेस दे देंगे ये आपको। फोटोज जो ये मिनरल फोटोज जो बिल्कुल सोई सर आ रहे हैं, और जो बात आपने बताई कि भाई चाइना को कैसे मैनेज करेंगे, आप अगर वहां जाकर देखेंगे स्थिति बलूचिस्तान में बिल्कुल ठीक नहीं है, बात सही है आपकी। ये शहबाज शरीफ, मुनीर, वहां चाइना कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? सजाद बुखारी जी, कैसे आप क्या क्या डील देंगे आप चाइना को, जो चाइना के सबसे बड़े दुश्मन के साथ आप हाथ मिला रहे हैं, जिनका 36 का आंकड़ा है चाइना और अमेरिका का? नीरज जी, पहले तो मैं माजरत चाहूंगा, जो आपके रिस्पेक्टेड जो एनालिस्ट हैं या पैनलिस्ट हैं,
उनकी मुझे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, लेकिन आप मेरी उसमें थोड़ी सी रहनुमाई करें जो वो बात करते हैं, ताकि मैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकूं। आपने कहा कि हम कंपैरेटिवली चाइना और अमेरिका के दरमियान यानी क्या हम दे सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं। तो तीन चीजें जो है वो आप अपने जहन में रखिएगा। एक होती है जियो पॉलिटिकल, एक होती है जियो स्ट्रेटेजिक, एक होती है जियो इकोनॉमिक्स। तो उस तीनों को जो वो जो तीनों पिलर्स होते हैं ना सर, तो उनको हेड और लीड करना जो है वो डेमोक्रेटिक एक डेमोक्रेटिक लीडर होता है, एक डिफेंस लीडर होता है, या जो आपका हेड ऑफ योर डिफेंस लाइन होता है, और इसी तरीके से एक जो आपका इकोनॉमिक्स को डील करता है। तो जब भी मुलाकातें होती हैं हमारी, क्योंकि हम जिस खित्ते में रहते हैं सर, इस खित्ते में हमारे पड़ोस में ही मोर देन 30 हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है, उन्होंने एक बैटल फील्ड के तौर पर अफगानिस्तान में अरसे दराज से, क्योंकि एक तरफ सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, दूसरी तरफ ईरान है, और इसी तरह पाकिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमेशा से रही है, शुरू से रही है। तो उस वजह से हमारी मुलाकातें होती हैं, उसमें हमारे आर्मी चीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर एज अ नेशन और आपका हमारे किरदार क्या है? हमारे वजीर खजाना, ये तीनों जो होते हैं वो शरीक होते हैं। सर एज अ नेशन आपका किरदार क्या है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपके लोकेशन की वजह से है, आप स्ट्रेटेजिक हो जाते हैं क्योंकि आपके बॉर्डर्स लगते हैं उन एरिया से। आपका किरदार नहीं बना आज तक 80 सालों में, ये बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जवाब देता हूं। हमारा किरदार क्या रहा है इस पूरे रीजन में, तो आज आपको अपनी रीजनल अप्रोच बता देता हूं, ठीक है सर। हमारा इस पूरे खित्ते के अंदर जो किरदार रहा है वो वॉर ऑन टेरर, जिसके लिए 42 ममालिक ने मिलकर लड़ा, वो हमने एक अकेले मुल्क ने मिलकर लड़ा। मोर देन 30 हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज इंक्लूडिंग रॉ, जो कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्लो गारत में मुलविस है, इन सब के खिलाफ हमने जंग लड़ी। हमने सोवियत यूनियन वार का मुकाबला किया। हमने अपने ऊपर होने वाली मुख्तलिफ प्रॉक्सीज और उनके इन्फ्लुएंस को और हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट का मुकाबला किया। ये हमारा है कंट्रीब्यूशन, और आपका कंट्रीब्यूशन है इस पूरे रीजन में आतंक और दहशतगर्दी को प्रोमोट करना। ये था खुलासा। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। नींद अच्छी आए आपको ऐसे ऐसे ख्यालों, ऐसे ऐसे विचारों से। ये कौन है ये पाकिस्तानी स्कूलों की किताब पढ़ना बंद कर दीजिए, इंटरनेशनल अखबार पढ़ा कीजिए। यकीन जानिए मजा आया कि नहीं आया? बिल बहुत मजा है, ऐसे जोक्स पे मजा ही आता है और कुछ आ ही नहीं सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। एक और सुना दूं, एक और जोक चलिए सुनाइए प्लीज। हाँ थैंक यू, सुनाइए। हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है, वो हमारे करीबी खैबर पख्तूनख्वा में हजारा डिवीजन है ना, तो हिंद को बोलते हैं वो लोग। उनकी एक मिसाल बड़ी जबरदस्त है। वो कहते हैं टुई बेसानी ते ना फतेह खान है, यानी टेटुए में सांस नहीं है और नाम जो है फतेह खान रखा है। आपके यहाँ भी यही कहते हैं कि टेटुए में सांस नहीं और नाम गब्बर सिंह है। वाह, पाकिस्तान के लिए था ना ये। नाइस, आई लाइक इट। पाकिस्तान को अच्छा एक्सप्लेन किया आपने अपने मुहावरे से। मैं चाहूंगा कि भाई आप लोग, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो अपने मुल्क के जो हालात है उसको बदलने के लिए काम करें। लेकिन पाकिस्तान का किरदार क्या है वो पूरी दुनिया को पता है। जब आतंकवाद की बात हुई तो बहुत देर तक यूएनजे में तालियां बजती रही और आपने राइट टू रिप्लाई यूज कर लिया। अब यही किरदार है, मैं इससे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।